देखते हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। शैम्पू, रेजर, शेविंग क्रीम, चॉकलेट, क्या ये चीजें लग्जरी आइटम्स हैं? अगर नहीं तो इन सभी पर 28% जीएसटी आखिर क्यों लगता है? रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली चीजों पर लग्जरी आइटम का टैक्स क्यों है? फिटमेंट कमेटी सभी रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी 28% से कम करने पर सिफारिश तैयार कर रही है और इन सिफारिशों को जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा के लिए रखा जाएगा। कुछ और एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, बिल्कुल, देखिए, जो आज बैठक हो रही है वित्त मंत्रालय में, कल भी ये बैठक चल रही थी। तमाम राज्यों के अधिकारी और वित्त मंत्रालय के अधिकारी इस पूरे रिव्यू में जुटे हैं, मंथन में जुटे हैं कि तमाम जो रोजमर्रा की चीजें हैं और जो अभी फिलहाल 28% के जीएसटी स्लैब में है, उनमें किस तरह से कमी की जा सकती है, उसको किस तरह से रिव्यू किया जा सकता है। और ऐसे तमाम आइटम्स की लिस्ट बनाई जा रही है जिसको कि 10 नवंबर को गुवाहाटी में होने वाली जीएसटी काउंसिल में कमी करने के लिए रखा जा सकता है, कंसिडरेशन के लिए। तो ये कोशिश यही है सरकार की कि जो जितनी भी चीजें रोजमर्रा की हैं, जो आम लोगों से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिसको रोजाना लोग यूज करते हैं, उनको 28% के दायरे से नीचे लाया जाए, क्योंकि ये मास कंजप्शन की चीजें हैं। सरकार की कोशिश यही है कि जो भी एक तरह के कहते कि एक तरह का जो आइटम है उसको एक स्लैब में भी ले जाने की बात है। जैसे मसलन एग्जांपल दें कि जैसे कि सिरप होता है, चॉकलेट सिरप 28% में है, शुगर सिरप 18% में है, तो सिरप्स के लिए एक रेट होना चाहिए। तो ये भी कोशिश की जा रही है कि इसको भी 18% में लाया जाए। इसके अलावा जो आपने बहुत सारे चीजों की नाम गिनाई, इसके अलावा सरकार का पूरा फोकस अफोर्डेबल होम्स पे है। और ऐसे में अगर होम घर बनाने से के लिए बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ी हुई चीजें अगर 28% के स्लैब में होती हैं तो जाहिर सी बात है उससे आम आदमी को जरूर दिक्कत होगी। तो ऐसे में स्टील, सीमेंट, आप देखें तो एल्युमिनियम के जो रॉड्स वगैरह चीजें जो लगती हैं घरों में, ये तमाम चीजों पर अभी 28% है और बहुत मुमकिन है कि इन सभी चीजों को निचले स्लैब में लिया जाए। एक तरफ और भी जो सेरेमिक्स, मार्बल्स, इन तमाम चीजों पर बात चल रही है, प्लाईवुड्स भी है, ये चीजों पर भी रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन मार्बल को तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो टाइल्स होते हैं, जो विनियल टाइल्स होते हैं, इस तरह की चीजें जो आमतौर पे घरों में लगते हैं उन मार्बल के रिप्लेसमेंट के लिए, उन सब चीजों पर कमी की जा सकती है। पर तय की गई है और देखना होगा कि अब जब अगली मीटिंग में, जीएसटी की मीटिंग में, इन सब बातों को यहाँ रखा जाएगा तो सरकार क्या कुछ फैसला यहाँ पर लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक प्रदर्शी इस तमाम अपडेट के लिए। नोटबंदी की वजह से ब्लैक मनी से जुड़े कई बड़े खुलासे हुए और अब इसी नोटबंदी के चलते रियल एस्टेट में चल रहा एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आज हम आपके सामने एक ऐसे ही फर्जीवाड़े का खुलासा करने जा रहे हैं। कैसे बैंकों की मदद से बिल्डर और बायर मिलकर बड़े फ्रॉड को अंजाम दे रहे थे। कैसे बायर के नाम पर लिए गए लोन का पैसा बिल्डर अपनी जेब में डाल रहे थे। कैसे नोटबंदी के बाद बिल्डर्स के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो गया था और कैश की किल्लत हुई और इसके साथ इस जाल में फंसे बायर्स की मुसीबत बढ़ गई। तो क्या है पूरा मामला? आपको सीधा लिए चलते हैं मेरे सहयोगी दीपू राय के पास। दीपू, क्या कुछ और अपडेट आपके पास है? देखिए, जिस तरह से ये बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, इससे एक बात तो साफ है कि जो ये नकली बायर है जो यहाँ बैंक से लोन ले रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि बिल्डर की मिली भगत से ही ये लोन का पैसा लिया जा रहा था। देखिए, आपको बता दें सबसे पहले अनुया कि ये दो तरह के लोन होते हैं। कॉमर्शियल रेट जिस पर कि बिल्डर को लोन मिलता कि वो प्रोजेक्ट बनाए, वो करीब करीब 20 से 22% के आसपास होता है, लेकिन जो आम कंज्यूमर है उसको 10% के आसपास मिल जाता है। तो ये जो 20 का गैप है उसको कम करने के लिए, यानी कि बिल्डर को सस्ता लोन मिले, इसलिए उसने अपने एक एक प्रोजेक्ट में कम से कम 50 से 100 लोगों को ऐसे बायर ढूंढने के लिए बोलता था, अपनी फाइनेंशियल आर्मी को, जिसमें कि सीए, ब्रोकर और बाकी लोग होते थे, कि आप प्रोफाइल वाले लोगों को लाओ और वहां से हम लोन लेंगे, फिर अपने प्रोजेक्ट में लगाएंगे और उनको 4 से 6% का कमीशन देंगे। ये और बाकी जो 20 के लोग थे उनको 1-1% और बैंक के कुछ ऑफिशियल्स जो मिले होते थे उनको भी 1-1% मिलता था। तो तब भी बिल्डर को बहुत बड़ा फायदा होता था, क्योंकि बैंक से बहुत सारा लोन मिलता नहीं था और जब वो ग्रे मार्केट में जाते थे तो 40% के इंटरेस्ट रेट से मिलता था। तो बिल्डर के लिए एक बड़ा अजूबो गरीब उन्होंने निकाला ये नुस्खा, जिसमें कि फेक बायर, घोस्ट बायर या डमी बायर्स जैसी चीज क्रिएट की, उनके नाम पर लोन लिया। बात यहीं तक नहीं है, एक एक आदमी के ऊपर 3-3 लोन क्रिएट किया गया। जैसे कि आपको बताएं कि 50,000 की सैलरी वाले को 1.5 करोड़ का लोन मिला हुआ है। अब जब बिल्डर ने डिमोनेटाइजेशन के बाद स्टॉप कर दिया ईएमआई देना,
तब उसको अचानक लगा कि वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, लिहाजा उसने 2 अटेम्प्ट लिए सुसाइड के। ऐसे बहुत सारे लोग, डिस्ट्रेस लोग मिले जिसमें कि एक्यूट डिप्रेशन में हैं, और मैंने करीब 10-12 लोगों से, एक ही प्रोजेक्ट के लोगों से भी बात की। उनका सीधा कहना था कि हमें, नो डाउट ग्रीडी थे वो लोग, लेकिन उनको नहीं पता था कि बिल्डर ये स्टॉप कर देगा EMI पे करना, और अल्टीमेटली बैंक्स बोलते हैं कि जेन्युइन बायर्स। तो कुल मिला के बिल्डर बायर जो बिल्डर और जो बैंक का नेक्सस है वो एक्सपोज हुआ है, और किस तरह से वो इंटरेस्ट रेट के जो फर्क है उसको डमी बायर्स के जरिए पूरा करते थे, और डिफरेंट नाम देते थे, कभी बाईबैक बोलते थे, कभी सबवेंशन बोलते थे। ठीक है दीपू, 4:30 बजे हम अपने दर्शकों को बता दें कि इसी पर आप हमारा खास कार्यक्रम देखिए, और हम लगातार आपको ये बात कहते रहे हैं, समझाते रहे हैं कि किसी तरह के झांसे में आप ना फंसे। लेकिन अब डीमोनेटाइजेशन के बाद बहुत सारे खुलासे हुए, और एक बड़ा खुलासा जो हम 4:30 बजे शाम इसी स्टोरी पर कर रहे हैं, आगे विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे सामने आए हैं जिनका ये कहना है कि अब बिल्डर ने उन्हें पैसा देना बंद कर दिया है। एक बड़ी अमाउंट का लोन उन्होंने यहाँ बैंकों से लिया था, और अब उनकी जान पर इसलिए बनाई है क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो इतनी बड़ी रकम जो उन्होंने लोन के नाम पर ली है उसे चुकाएंगे कैसे। आगे बढ़ लेते हैं, बाजार से बात कर लेते हैं। तो बाजार में आज सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला, हालांकि छोटे मझौले शहरों में थोड़ी खरीदारी रही। निफ्टी 10,350 के स्तर के नीचे लुढ़क गया। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 53 और निफ्टी 28 अंक की गिरावट देखने को मिली। रियल्टी, टेलीकॉम, केमिकल शहरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही, वहीं मेटल और ऑटो शहरों में बिकवाली देखने को मिली। एक चीज जो क्लियर हो रही है वो ये कि ये एक्सपेक्टेशन कि फाइनेंशियल ईयर 2018 में 3rd and 4th क्वार्टर के रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे होंगे, आई थिंक वो कॉन्फिडेंस अब पहले से ज्यादा बढ़ गया है, और मेरे ख्याल से वो बाजार के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लेवल जहां हम अभी खड़े हैं, तो जो स्टॉक्स की चर्निंग हो रही है विद इन द सेक्टर वो भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन मुझे लगता है कि हम इस बात से आश्वासित हो सकते हैं कि Q3 और Q4 की जो अर्निंग्स है वो हमें डबल डिजिट में ले जाएंगी, और ट्रेजेक्टरी FY19 में कंटिन्यू करना चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा की सब्सिडरी कंपनी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का IPO अब तक करीब 41% भर चुका है। IPO 2 नवंबर तक खुला रहेगा। इशू के लिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने 425 से 429 रुपए का प्राइस बैंड तय किया है। इशू के जरिए कंपनी की 830 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। IPO का लॉट साइज 34 शेयर का है, यानी कि आपको कम से कम 14,586 रुपए का निवेश करना होगा। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स रेल, सड़क और हवाई परिवहन के क्षेत्र में काम करती है। We have some real good marquee anchor customers that we are fortunate to have got. On the India side, we believe we have the best names on the book, which is HDFC Mutual Fund, we have Birla Mutual Fund, Reliance Mutual Fund, Sundaram. We also have Premji Invest. And all these investors have actually come in because they really like our unique asset-light model that we are taken a position in this industry. बात कर लेते हैं डॉक्टर रेड्डीज की। तो यहाँ डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। दूसरे तिमाही में कंपनी का मुनाफा 305 करोड़ रुपए से बढ़कर 309 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी की आय की बात करें तो कंपनी की आय 1.5% गिरकर 3,560 करोड़ रुपए हो गई है। साल दर साल के आधार पर कंपनी का एबिटा 627 करोड़ से बढ़कर 670 करोड़ रुपए हो गया है। 25 साल तक देश में टेलीविजन और एंटरटेनमेंट का पावर हाउस जी एंटरटेनमेंट यानी कि जील अब नए रूप, रंग और तेवर के साथ दर्शकों से जुड़ रहा है। आने वाले समय की चुनौतियों के मद्देनजर एंटरटेनमेंट अपने कंटेंट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बदलाव करने जा रहा है। मीडिया और एंटरटेनमेंट का पावर हाउस जी एंटरटेनमेंट अब सभी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से साथ लाने का वादा कर रहा है। इसीलिए जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड के 25 साल पूरे होने पर कंपनी ने नई ब्रांड आइडियोलॉजी लॉन्च की है। जी की नई ब्रांड आइडियोलॉजी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टुगेदर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप टीम लेड बाय पुनीत जी। इस मौके पर जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी ने मुंबई में द फ्यूचर ऑफ कंटेंट क्रिएशन इन इमर्जिंग मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लैंडस्केप पर एक चर्चा सत्र को होस्ट किया। इसमें
जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के सीईओ और एमडी पुनीत गोयनका, जील के इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट बिजनेस के सीईओ अमित गोयनका, गीतकार और लेखक जावेद अख्तर, फिल्मकार अनुराग बासु और जाने माने थिएटर आर्टिस्ट मकरंद देशपांडे शामिल हुए। पावर व्हेन इट शिफ्ट्स द कंज्यूमर, हमारे गणित में वो होता है ना, टू द पावर ऑफ n, इट इज नाउ मूव टू द पावर ऑफ 1। हर एक इंडिविजुअल डिसाइड करेगा कि उसको किस हिसाब से कंटेंट कंज्यूम करना है और किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना है। और हम एज कंटेंट क्रिएटर्स अगर उस नीड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। 25 साल का सफर तय करने वाले जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के 173 देशों में 130 करोड़ दर्शक हैं। देश विदेश में ये 19 अलग भाषाओं में एंटरटेनमेंट मुहैया कराता है। और अब एंटरटेनमेंट का पावर हाउस जील अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टुगेदर की आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टुगेदर का क्या मतलब हो सकता है? ये फिलॉसफी क्या है? मैंने डिकोड करने की कोशिश की, कुछ शब्द आपको बताए थे: विशेष, अद्भुत, अनोखा, अपूर्व, असाधारण। जी टीवी की नींव राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने 2 अक्टूबर 1992 को रखी थी और आज 173 देशों में देखे जाने वाला 130 करोड़ से ज्यादा दर्शकों का परिवार बन गया है। सोनल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। स्टूडियो में अब एक ऐसी चीज है जो शायद अब तक आपने नहीं देखी होंगी। आप थोड़ा हैरान मत होइए, हमारे पास आईफोन 10 है। खरीदने का इंतजार कर रहे हैं तो सबसे पहले यहां देख लीजिए, मेरे साथ स्टूडियो में अभिषेक तेलंग है। शुक्रवार को ये वर्ल्ड लॉन्च होगा इसका, लेकिन अभिषेक, वर्ल्ड लॉन्च तो चलिए यहाँ पर शुक्रवार को होगा, 3 तारीख को होगा, लेकिन आपके पास ये कैसे आया और इसके फीचर्स जरा बता दीजिए जल्दी से। कैसे आया वो तो जादू की बात है, वो उसका खुलासा मैं नहीं करूंगा, पर ये है कि वर्ल्ड लॉन्च मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि एप्पल का आईफोन इंडिया में पहले लॉन्च हो रहा है। इंडिया में लॉन्च होने से भी पहले हम लोगों के हाथ में सबसे पहले आ रहा है। अगर आप देखिए इस फोन के बारे में, अच्छी चीज जो है ये फेस आईडी वाला है, मतलब आपका चेहरा ही आपकी पहचान है। आपके चेहरे से ये लॉक खुल जाता है। अगर मैं इसको देखिए फिर से ऑफ करता हूं, ये लॉक चेहरा आपको दिख रहा है, मेरा इसने चेहरा देखा, लॉक खुल गया और ये एक बार फिर से फोन जो है ऑन हो गया है। ये इसकी सबसे बड़ी चीज है। और टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात करें तो इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर जो ये काला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर एप्पल ने 8 अलग अलग तरीके के सेंसर्स बनाए हैं जो इसके फेस आईडी और एक एनिमोजी नाम का फीचर है। अनुया, ये आपको बहुत पसंद आएगा एनिमोजी, क्योंकि यहां पर ये है जैसे कि यहां पर आप अभी तक इमोजीज भेजते थे। हाँ। अब ये इमोजीज ऐसे हैं कि इनको आप एनिमेट कर सकते हैं। आपके चेहरे की 50 से ज्यादा मसल्स को पढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस कैमरे में अगर हम देखें, इसने मेरा चेहरा पढ़ा और मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे ये रिकॉर्ड करेगा। और इसको आप रिकॉर्ड करके एसएमएस के तौर पर भी भेज सकते हैं, जैसे ये बंदर महाशय यहां पर देख रहे हैं, और रिकॉर्ड किया और ये देखिए। और ना सिर्फ इतनी चीज, इसको आप सेव कर सकते हैं मूवी के सेंड पे, व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्नैपचैट कर सकते हैं। ये इस तरीके के फीचर्स हैं। और इसका जो बेसिकली प्रोसेसर है वो एप्पल ने इस तरीके से डिजाइन किया है कि मशीन लर्निंग, आप इसको हाथ में लेकर देखिए, ये अब तक किसी भी आईफोन में सबसे बड़ी स्क्रीन है, 5.8 इंच की स्क्रीन। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, 5.8 इंच की स्क्रीन है, एंड यू नो एप्पल इन इटसेल्फ इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फोन। लेकिन ये बताइए कि अगर ये फोन मैंने कहीं रखा है और किसी ने मेरी आंखें बंद है, फॉर एग्जाम्पल मैं सो रही हूँ, घर में किसी ने मेरा फोन दिया और मेरे चेहरे के सामने लाकर इसे अनलॉक किया, विल इट बी एबल टू अनलॉक इट? नहीं होगा। कारण इसके पीछे ये है क्योंकि इसके जो सेंसर्स हैं वो दरअसल 3D मैप बनाते हैं आपके फेस का। आपकी आंखें बंद है तो वो एक्टिव खोल ही नहीं सकता। फोटो भी दिखा दीजिए आपकी तो भी नहीं खोलेगा, क्योंकि फोटो 2 डायमेंशनल होती है, 3D इमेज नहीं ले पाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, आईफोन 10 हमारे हाथ में है। यहाँ पर 3 तारीख को वर्ल्ड लॉन्च होगा, लेकिन भारत में सबसे पहले, या यूं कहें कि जी बिजनेस पर सबसे पहले आप आईफोन 10 देख रहे हैं। और अब हम अभिषेक को स्टूडियो से बाहर नहीं जाने देंगे, ये फोन हम अपने पास रख लेते हैं। आगे दूसरी खबर देख लेते हैं। नोकिया 2 लॉन्च। जी हाँ, नोकिया ने बेसिक फोन के दाम में अपना सबसे सस्ता स्मार्टफोन नोकिया 2 आज उतार दिया और इसकी कीमत करीब 7,500 रुपए रखी गई है। इस फोन के लिए कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी 2 दिन तक बड़े आराम से चल सकती है। इस फोन में 5 इंच की HD स्क्रीन है, 1 GB रैम और 8 GB की मेमोरी। स्टाइलिश ड्यूरेबल फ़ोन है
लॉन्ग लास्टिंग एंटरटेनमेंट के लिए है, 2 दिन का बैटरी है उसमें। इट इज़ ऑल्सो मेड आउट ऑफ सिंगल ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम सिंगल ब्लॉक एल्यूमिनियम से मशीन प्रिसिशन कट हुआ है, और इसमें ब्यूटीफुली स्कल्प्टेड पॉलीकार्बोनेट बैक कवर भी है इसमें। इसका जो डिस्प्ले है, इसका कॉन्ट्रास्ट बहुत हाई है, और इसमें पावर अब्जॉर्प्शन कम है। तो द 4100 मिली एम्पियर हर्ट्ज का बैटरी जो है गिव्स इट एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ फॉर लॉन्ग लास्टिंग एंटरटेनमेंट। और अब आपके फायदे की खबर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्के खाने वाले मुंबईकरों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। 2 महीने के भीतर सरकार 1 सिटी 1 टिकट योजना शुरू करने वाली है। 1 सिटी 1 टिकट का फायदा क्या होगा, कैसे होगा, आप देखिए रिपोर्ट। टाइम से ऑफिस पहुंचने के प्रेशर के बीच टिकट के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना अपने आप में थका देने वाला होता है, लेकिन जल्द ही मुंबई वालों को इस परेशानी से राहत मिल सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में मुंबई में बस, ट्रेन और मेट्रो में सफर करने के लिए अलग अलग टिकट की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने 1 सिटी 1 टिकट प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। इस योजना के शुरू होने के बाद आप एक स्मार्ट कार्ड खरीद सकेंगे, और ये कार्ड बस, ट्रेन और मेट्रो तीनों में काम आएगा। यानी मुंबई में कहीं भी किसी भी माध्यम से यात्रा कीजिए, आपको बार बार अलग अलग टिकट की जरूरत नहीं होगी। महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए दिसंबर की डेडलाइन तय की है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी इस योजना को तैयार करेंगे। प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद इसे लागू करने के लिए सरकार बोलियां आमंत्रित करेंगी। सूत्रों के मुताबिक इस योजना में सबसे पहले बेस्ट की बसों और मेट्रो को जोड़ा जाएगा। इस योजना का खास फायदा ये भी है कि आप ऐप के जरिए भी टिकट बुक कर सकेंगे। नेहा सिंह, जी मीडिया, मुंबई। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के पहले गुजरात के शहरों से जी बिजनेस आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। जी हां, मिशन गुजरात में हमारा अगला पड़ाव अहमदाबाद है। ये ऐतिहासिक शहर गुजरात की सत्ता का केंद्र है, और 22 सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए अब की बार क्या सोचती है अहमदाबाद की जनता, क्या सोच है कारोबारियों की कांग्रेस सरकार को लेकर, और क्या है अहमदाबाद के मुद्दे। जी मीडिया संवाददाता सौरभ मनचंदा और केतन जोशी ने यही जानने की कोशिश की। व्यापार की जब बात कर रहे हैं और जीएसटी की पिछले दिनों जैसे बात हुई, तो उसमें प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन में इक्वली कांग्रेस भी रिस्पॉन्सिबल है। क्या वो इस बात को समझ रहे थे कि ग्राउंड पर, जमीन पर कुछ अनईज है, और इसलिए उन्होंने उसको समझते हुए इस तरह से कहा कि इसके लिए पूरा जो घटनाक्रम है उसके लिए मैं अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं? साथ मिलके अनईज नहीं है, जीएसटी आपके पास है और ये मैं पूछा आपके पास साहब को एक पॉलिटिकल क्वेश्चन होता है, इसका जवाब मेरे को देना पड़ेगा। आपके पास आ रहे हैं? नहीं, मेरे को अभी देना चाहिए, तो ही जनता को मालूम पड़ेगा। पीएम साहब को अनईज नहीं लगा है। पीएम साहब संवेदना को पहचान कर लोगों के लिए काम करने वाले एक अद्भुत व्यक्तित्व है। उन्होंने देखा कि कोई भी चेंज आता है, जैसे हमारे सुपारकर साहब ने कहा कि एवरी चेंज ब्रिंग सम अनईज, कि जो टेक्नोलॉजी से लोगों को जीएसटी का विरोध नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी से वो यूज टू नहीं है, तो कहीं दिक्कत आ रही है। उसको यूजर फ्रेंडली होने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अमेंडमेंट किए हैं। तो जीएसटी पर हकीकत क्या है, जब आप बता सकें? आई है तो हमने पीएम साहब को इन्फॉर्म किया कि ये जीएसटी का इश्यूज है। पीएम साहब ने डायरेक्ट वहाँ से मिस्टर गर्ग करके आईआरएस ऑफिसर को डेप्यूट किया टू लिसन अवर डिफिकल्टीज। चैम्बर में आए, 7 घंटे तक बैठे, हमने जो ई वे बिल का इशू किया, लेट फी चार्जेस का इशू किया, उन सभी को डेफर कर दिया गया, चाहे ई वे बिल है, चाहे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, फिर और राहत भी दी है।